नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का, बच्चों के अबेंडमेंट से संबंधित, मतलब बच्चों को छोड़ देते हैं ना कुछ पेरेंट्स जो पालन पोषण नहीं कर पाते, उससे संबंधित ये आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, जुडिशरी में वैकेशन से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रशिया के द्वारा यूक्रेन के जो 4 प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया गया है, एनेक्स कर लिया गया है, अब वो प्रोविंस रशिया के अनुसार हमारा पार्ट बन गए हैं। इसके लिए रशिया ने वहां पे रेफरेंडम भी कंडक्ट करवाया। लास्ट आर्टिकल गांधी से संबंधित है। देखो सारे पॉइंट्स तो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ हम एक एसेंस लेंगे। और इसके अलावा एक जो इशू बार बार यूपीएससी पूछती है, गांधी के विचार आज के समय में रेलेवेंस हैं या नहीं हैं, उनको भी हम रिवाइज करेंगे। इस पर यूपीएससी ने 2-3 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है और आगे भी इनडायरेक्टली पूछ सकती है। कंपैरिजन भी बहुत बार यूपीएससी करवा लेती है, गांधी और बोस के बीच में कंपैरिजन कीजिए। जब देखो गांधी या बोस मैं ये बोलता हूं ना, तो गांधी मतलब एक विचार है। पहले भी मैंने ये क्लैरिफाई किया था कि कुछ लोगों ने बोला कि सर आप जी नहीं लगाते। जी तो देखो हमेशा ही है ना, लेकिन जब हम इन महान लीडर्स को डिस्कस करते हैं तो मतलब उनके विचारों को डिस्कस कर रहे हैं, समझ गए। तो ये लास्ट आर्टिकल में हम डिस्कस कर लेंगे गांधी के विचार आज के समय में कितने रेलेवेंट हैं, और आज के आर्टिकल से जो 2-3 धर्म से संबंधित पॉइंट्स हैं वो भी लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बच्चों को अबेंडन करने से संबंधित है। अबेंडन करना मतलब छोड़ देना। जैसे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं जो बच्चों का पालन पोषण नहीं करना चाहते। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो बच्चों के अबेंडनमेंट से संबंधित कुछ केसेस डिस्कस किए जाते हैं, मतलब वो केसेस जिसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चों को छोड़ दिया। पिछले महीने की बात है, तमिलनाडु में गवर्नमेंट की एक बस में 2 साल का बच्चा मिला, मतलब गर्ल चाइल्ड मिली। बाद में जो बाकी पैसेंजर्स थे उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की सहायता से पेरेंट्स को ट्रेस कर लिया और बाद में ये पता लगा कि माँ बाप की आपस में लड़ाई हो गई थी। उसके बाद माँ ने बच्चे को जानबूझ के बस में छोड़ दिया। इसी प्रकार का केस सामने आया कुछ दिनों पहले वेस्ट बंगाल की एक टी स्टॉल में, यानी चाय की छोटी सी दुकान में। वहां पे 2 हफ्ते का एक बच्चा मिला। हालांकि देखो उसके पेरेंट्स को पुलिस के द्वारा ट्रेस नहीं किया जा सका। देखो अक्सर आप भी लोकल न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें देखते रहते हो कि छोटा बच्चा मिला। बहुत बार हमें लगता है कि वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स से बिछड़ गया है, लेकिन कई केसेस देखो ऐसे भी होते हैं कि जानबूझ के पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को छोड़ दिया जाता है। रीजंस देखो काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी माँ जो है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार ही नहीं थी, बच्चे का जन्म हो गया, इसलिए बच्चे के जन्म के बाद जानबूझ के बच्चे को छोड़ दिया गया। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप, माँ बाप के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, इस वजह से बच्चे को छोड़ दिया गया। नेक्स्ट, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, माँ बाप जो है वो इतने सक्षम नहीं है कि बच्चे को पाल सकें, इसलिए वो जानबूझ के छोड़ देते हैं बच्चे को। नेक्स्ट, इधर वन और बोथ, मतलब माँ बाप में से या तो कोई एक या फिर दोनों के दोनों ड्रग एडिक्ट हैं, अल्कोहलिस्ट हैं, मतलब शराब का सेवन करते हैं, इस वजह से भी वो बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं इस वजह से पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को जो छोड़ा जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे, आप एग्जाम्पल लीजिए। 2 हफ्ते का बच्चा चाय की दुकान पे छोड़ दिया पेरेंट्स ने। अब मान लीजिए वहां पे कोई ऐसा पर्सन बैठा हो जो ये बोल दे झूठ से कि मैं इनके माँ बाप को जानता हूं, मैं पहुंचा दूंगा बच्चे को माँ बाप के पास में। बाद में वो उस बच्चे का मिसयूज कर दे, मतलब छोटा बच्चा तो देखो गीली मिट्टी के समान होता है, वो उस बच्चे का यूज कर सकता है धीरे धीरे बड़ा करके घर का काम करवाने के लिए, बैगिंग के लिए। मतलब छोटे बच्चे को बहुत ढंग से मिसयूज किया जा सकता है, और बच्चे की सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इतनी छोटी उम्र में लापरवाही से पेरेंट्स उस बच्चे को छोड़ देते हैं कि इस उम्मीद से कि कोई और उस बच्चे को पाल लेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो माँ बाप जो अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाते, परवरिश नहीं दे पाते, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है? उनके लिए देखो एक बहुत ही सिंपल प्रोविज़न है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 में आया था। इस एक्ट में ये बोला गया है सीधा सीधा कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 के तहत गठित किए गए एक कमेटी के पास अपने बच्चे को सबमिट करवा सकते हैं। उस कमेटी का नाम है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये देखिए,
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 के बजाय 2015 में आया था, मैंने 16 बोल दिया ना, 15 में आया था। तो इस एक्ट के तहत ना एक कमेटी गठित की गई थी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इस कमेटी के पास में पेरेंट्स अपने बच्चों को सरेंडर कर सकते हैं। ये कमेटी थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो पूछेगी पेरेंट्स से, ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चा उन्हीं का है और क्या रीजन है वो बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रही हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा किडनैप नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछने के बाद ये कमेटी बच्चे को रख लेगी और बाद में उस बच्चे की आइडेंटिटी को भी नहीं रिवील किया जाएगा, ना ही पेरेंट्स की आइडेंटिटी को। ये होता है ना कि बहुत से पेरेंट्स को डर लगता है, कहीं हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अपना बच्चा सौंपा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी समाज में। लेकिन यह भी प्रोविजन है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ना तो बच्चे की ना ही पेरेंट्स की आइडेंटिटी पब्लिक के सामने रिवील करेगी। अब देखो कितना बड़ा ये पैराडॉक्स है, अनफॉर्चुनेट चीज है, जहां एक तरफ इतने सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं हैं वो लाइन में लगे हुए हैं बच्चा एडॉप्ट करने के लिए। जैसे आंकड़ा है 16 दिसंबर 2021 का, इस दिन जहां एक तरफ देखो सिर्फ 2430 बच्चे लीगली फ्री किए गए थे एडॉप्शन के लिए, मतलब डिक्लेयर किए गए थे कि इतने बच्चे फ्री हैं एडॉप्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ 26,734 26,734 इतने पेरेंट्स लाइन में थे बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए। यानी डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप है, बच्चों की सप्लाई कम है एडॉप्शन के लिए, लेकिन पेरेंट्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमें बच्चे चाहिए। इतने पेरेंट्स कतार में हैं लेकिन उनको बच्चा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो लापरवाही से अपने बच्चे को इधर उधर छोड़ देते हैं। तो ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है। इसके पीछे जानते हो सबसे बड़ा रीजन रिस्पॉन्सिबल क्या है? अवेयरनेस, यानी जानकारी का अभाव। बहुत बार देखो लोगों को जानकारी नहीं होती, खास करके उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो समाज से ना बहुत सारी गलत चीज़ों को, बुराइयों को दूर किया जा सकता है अवेयरनेस की सहायता से। वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में एक बहुत बढ़िया जजमेंट आया, एमटीपी एक्ट से संबंधित 2021 में रूल्स आए थे, उसमें सिंगल वुमन को छोड़ दिया गया था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई उसमें बोला गया कि सिंगल जो वुमन है वो भी एबॉर्शन करवा सकती हैं 20 से लेकर 24 हफ्तों के बीच की अगर प्रेगनेंसी है तो। लेकिन देखो अभी एमटीपी रूल्स 2003 के रूल नंबर 3 क्लास बी में बदलाव नहीं किया गया है। इस वजह से लोअर कोर्ट्स जो हैं वो अभी भी सिंगल मदर्स को रोक सकती हैं प्रेगनेंसी के लिए। मतलब लोअर कोर्ट्स जो हैं अभी भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अपना सकती हैं। फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं, अवेयरनेस कैसे स्प्रेड की जाए। देखो खास करके रूरल एरियाज में ऐसा देखने को मिलता है, आशा वर्कर्स, दाइज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनका ना बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। इनको पता होता है कौन प्रेगनेंसी से खुश है, कौन प्रेगनेंसी से खुश नहीं है। तो इनकी सहायता से संपर्क साधा जा सकता है ऐसी मदर से जो प्रेगनेंसी से खुश नहीं है, ताकि उनको बताया जा सके कि ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक अल्टरनेटिव है। उसके लिए इस प्रोग्राम में नर्सिंग होम का जो स्टाफ है ना, इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। लास्ट में राइटर एक और सॉल्यूशन बताते हैं कि देखो अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करना चाहते हैं ना, और उन्हें पता भी नहीं है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहाँ पे मिलेगी, वो इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। अगर वो पेरेंट्स किसी भी पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, चाइल्ड लाइन सर्विसेज, एनजीओज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, सोशल वर्कर, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, नर्स, डॉक्टर, किसी के पास भी अपना बच्चा छोड़ देते हैं ना, तो इनको 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को देना होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। ये रूल है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो बस आवश्यकता ये है कि इन प्रोविजंस को ना वाइडली पब्लिसाइज किया जाए, लोगों को पता लगे कि हाँ ये भी प्रोविजन है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइल्ड अबेंडमेंट की समस्या से संबंधित। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, वो जजेस की वैकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 में जो जुडिशरी की फंक्शनिंग का टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट एज सच कुछ नहीं है। राइटर शुरू में इंट्रोडक्शन में ये बोलते हैं कि देखो एक्सेसिव वर्क हर एक की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। आप एक दिन में अगर देखो 18 घंटे पढ़ लोगे तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है कि आप अगले दिन ना पढ़ पाओ।
मतलब साफ है, अगर प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करना है तो थोड़ा रेस्ट तो आपकी बॉडी को चाहिए। अब इसके लिए देखो समय समय पर वैकेशन ली जा सकती है बॉडी को आराम देने के लिए। जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा, बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, मई जून में उनकी स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, विंटर वैकेशन भी उनकी होती है। राइटर कहते हैं देखो छोटे बच्चों की अलग बात है, स्कूलों में होते हैं, छोटे होते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जुडिशरी में भी हर साल वैकेशन का प्रोविजन है, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन। प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर साल वैकेशन का नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इस साल इतने डेट से लेके इतने डेट के बीच में वैकेशंस रहेंगी। ऑलरेडी देखो जुडिशरी में पेंडिंग केसेस की संख्या कितनी ज़्यादा है। फिर इस प्रकार से वैकेशन पर जजेस जाते हैं लंबे समय के लिए, तो केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है और हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर देखो किसी एक जज को थकावट महसूस हो रही है तो 2-3 दिन की वो छुट्टी ले सकता है, लेकिन महीने महीने तक की छुट्टी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अनेकों रिकमेंडेशंस समय समय पर दी जा चुकी हैं इससे संबंधित, लेकिन उनको अमल में नहीं लाया जाता। जैसे जस्टिस मल्लिमाथ कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2003 में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर रिफॉर्म से संबंधित। इसमें एक सेक्शन कोर्ट वैकेशंस से भी संबंधित था। कमेटी में यह कहा गया जुडिशरी के अलावा, कोर्ट्स और स्कूल्स के अलावा कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैकेशन पर नहीं जाती है। स्कूलों की वैकेशन समझा जा सकता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कोर्ट की वैकेशन समझ से परे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे वैकेशन का प्रोविजन है, लेकिन ज़्यादातर देशों में वैकेशन का प्रोविजन नहीं है। फ्रांस और यूएसए में देखिए जजेस वैकेशन पर नहीं जाते हैं लंबे समय के लिए, हॉलीडेज जरूर लेते हैं। 1-2 जज ने हॉलीडे लिया तो पूरी जज का कामकाज प्रभावित नहीं होता है। पास्ट में देखो कई सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कोशिश की कि वैकेशंस को एलिमिनेट कर दिया जाए। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोधा ने 2014 में कोशिश की कि वैकेशंस को एलिमिनेट कर दिया जाए। 2016 में सीजीआई जस्टिस ठाकुर ने कोशिश की और उन्होंने अपील की वेरियस हाई कोर्ट से कि आप वैकेशंस पर मत जाइए और केसेस को हैंडल करते रहिए। फिर उसके बाद में जब जस्टिस चंद्रचूड़ जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने भी वॉलंटरी यानी अपने आप से समर वैकेशन को गिव अप कर दिया और काम करते रहे उस दौरान जब बाकी जज जो है वो छुट्टियों पर जाते हैं। वैसे लॉ कमीशन की 230वीं जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया कि वैकेशन की जो ड्यूरेशन है वो छोटी होनी चाहिए, लेकिन देखो अभी भी इन सब रिकमेंडेशंस का कोई असर नहीं पड़ा है वेरियस कोर्ट्स पर, और वैकेशंस पर जजेस जाते हैं गर्मियों में और सर्दियों में। तो एनुअल लीव जो है उसकी संख्या को कम किया जाए जजेस की, ताकि जल्द से जल्द जो केसेस की पेंडेंसी है उसको ख़त्म किया जा सके। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूक्रेन रशिया वार से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो फरवरी में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, तब से लेके अभी तक क्या सिचुएशन है। ऑलमोस्ट 15 से 20% एरिया जो है यूक्रेन का वो रशिया ने एनेक्स कर लिया है। देखो ये सारा जो एरिया है ना, क्रीमिया को छोड़ दें, क्रीमिया पर रशिया ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था 2014 में रेफरेंडम के बाद में, क्योंकि वहां पे ज़्यादातर रशियन बोलने वाले लोग थे, तो रेफरेंडम करवाया गया। ज़्यादातर लोगों ने बोला हमें रशिया में रहना है। अब ये जो लाइन वाला एरिया है ना, यहाँ पे देखिए, ये भी रशिया ने 2014 में ही कैप्चर कर लिया था। बट ये जो एरिया है ना, खैरसोन, जपोर्जिया, डोनेस्क, लुगांस्क, मतलब इसको छोड़ दें लाइन वाले एरियाज को, ये 2014 में कैप्चर किया था। बाकी सारा जो एरिया है ना रशिया ने अब कैप्चर किया है, इनको भी रशिया ने एनेक्स कर लिया है। यानी पहले मिलिट्री कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, अपनी आर्मी को भेज के पूरा एरिया अपने अंडर ले लिया। बाद में यहाँ पे एक रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम में लोगों ने बोला कि हमें रशिया के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ पे रशियन बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, और जो लोग यूक्रेन को पसंद करते हैं वो तो वैसे भी छोड़ के जा चुके हैं रशिया का कंट्रोल स्थापित होने के बाद। अब रशिया को देखो एक डर ये भी था, रशिया ने इतना एरिया पर कब्जा कर तो लिया यूक्रेन का, लेकिन यूक्रेन की आर्मी अब जवाब दे रही है। यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन है ना, उसमें रशिया अपना एरिया खो रहा है। मतलब पहले तो जल्दबाजी में रशिया ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया, बट अब यूक्रेन की आर्मी लड़ाई लड़ रही है कि अपने एरिया से रशिया को खदेड़ा जा सके।
हाल ही में खार्किव में पहले रशिया की आर्मी थी, लेकिन अब रशिया की आर्मी वहां से जा चुकी है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस के कारण। और भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे अब यूक्रेन की आर्मी एग्रेसिव हो गई है और रशिया की आर्मी को खदेड़ने पर तुली हुई है। देखो, इस युद्ध के कारण ना रशिया ने अपनी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। आंकड़ों पर तो विवाद होता है, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं जिसकी ऑथेंटिसिटी को तो नहीं आप वेरीफाई कर सकते, लेकिन इसे माना जाता है, जैसे विकिपीडिया वगैरह पे देखने को मिलता है कि 50 से 60 हजार के बीच में रशियन सोल्जर्स की डेथ हो गई है इस युद्ध में। और रशिया के बाकी सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, वो युद्ध लड़ने की सिचुएशन में नहीं है। थके तो देखो यूक्रेन के सोल्जर्स भी हैं, लेकिन उनको एक मोटिवेशन है क्योंकि ये उनकी खुद की देश की धरती है, तो इसलिए वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। जबकि इस केस में कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं रशिया जो है वो एग्रेसिव है, रशिया यूक्रेन की धरती पर गया है। हालांकि रशिया के अपने तर्क हैं कि वहां पर रशियन बोलने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहा था, इसलिए हम यूक्रेन की धरती पर गए रशियन बोलने वाले लोगों को बचाने के लिए। अब क्वेश्चन देखो ये भी उठता है, रशिया ने जब इस एरिया को एनेक्स कर लिया है रेफरेंडम करवा के, तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? फायदा देखो बहुत सारे होंगे। एक तो अब इस पूरे 4 प्रोविंस को रशिया अपना पार्ट मानेगा, तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो रशिया के नागरिक हैं, तो यहाँ के लोगों को हथियार थमाए जा सकते हैं यूक्रेन के सोल्जर से लड़ने के लिए। वैसे भी रशिया अब अपने देश में जो है लोगों को, जिनको थोड़ा सा भी मिलिट्री एक्सपीरियंस है ना, उनको मोबिलाइज कर रहा है 3 लाख ऐसे लोगों को जिनको थोड़ा सा भी प्रायर मिलिट्री एक्सपीरियंस है, ताकि उनको यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा जा सके। तो इन 4 प्रोविंस के लोगों को भी अब तैयार किया जाएगा यूक्रेन के सोल्जर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और दूसरी चीज, अब चूंकि देखो रशिया इन्हें अपना एरिया मानने लगेगा, तो इन पर कोई दुश्मन देश अटैक करेगा यूक्रेन के अलावा, इवन यूक्रेन भी, तो रशिया बोलेगा कि देखो अब आपने हमारे ऊपर अटैक किया है, हम आपके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि पुतिन ने एक बार ये क्लियरिफाई किया था कि अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूक्रेन को और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज को डराने के लिए कि अब आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 प्रोविंस अब हमारे हैं। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है जिसके चलते रशिया ने इन 4 प्रोविंसेस को अपने में मिला लिया है, यानी रशिया का पार्ट बना लिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, बाकी देशों ने इसके जवाब में क्या कहा? देखो, जाहिर तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि रशिया फिर से न्यूक्लियर थ्रेट देना चाहता है, रशिया रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, रशिया ने यूक्रेन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को हर्ट किया है यूक्रेन के प्रोविंसेस पर कब्जा करके, और फोर्सफुली टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज किया है। बहुत से देशों ने यह भी कहा कि रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो जनता जो यूक्रेन को पसंद करती थी वो उस एरिया से जा चुकी थी रशिया के कंट्रोल के बाद, और यहाँ पे जो लोग बचे थे सिर्फ वही थे जो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और जिनको रशिया के कंट्रोल से दिक्कत नहीं थी। तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पे रेफरेंडम का। रेफरेंडम में जो लोगों ने वोटिंग की वो सारे रशिया को पसंद करने वाले लोग ही वहाँ पे बचे थे। अब देखो, ये एक बार आप ये देखिए, ये मैप, ये पहले ना यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे ये देश, लेकिन यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेशन के बाद में अलग हो गए। ये पूरी टाइमलाइन भी लिखी हुई है। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, और कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार पुतिन जो है वो यूएसएसआर की खोई ग्लोरी वापस लाना चाहते हैं। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि यूक्रेन रशिया से, यानी यूक्रेन यूएसएसआर से क्यों अलग हो गया था। वो चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया का पार्ट ही होना चाहिए। ये गलती है इतिहास की कि यूक्रेन अलग देश बन गया। यूक्रेन बार बार बाकी देशों को भी डर दिखाता है कि देखो आज हमारी बारी है, अगर दुनिया ने कुछ नहीं किया तो कल को बारी आएगी लातविया, लिथुआनिया, इस्तोनिया, इन देशों की। इस पर भी रशिया कब्जा करने के लिए कदम उठा सकता है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये देखिए, लातविया, लिथुआनिया, इस्तोनिया आर नेक्स्ट। ये यूक्रेन के ज़ेलेंस्की बार बार धमकी देते हैं पूरी दुनिया को कि आज आपने हमारा साथ नहीं दिया, कल को इन देशों की बारी आएगी, रशिया इनको भी एनेक्स करने की कोशिश कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आगे का जो आर्टिकल है वो गांधी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 ऐसे एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, उस समय क्या हो रहा था, कन्वर्जेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और विभिन्न धर्मों के बीच टेंशंस भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होके आ रही थी। तो रिलीजन के बारे में गांधी जी के जो व्यूज़ थे काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। वो ये बोलते हैं पूरे मानव सभ्यता को सिर्फ एक धर्म की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी सारे धर्म हैं और सभी धर्मों का
जो मेन एम है वो सेम है, सच की प्राप्ति। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए सभी धर्मों के बीच, और अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनका एटीट्यूड इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म सही है, मेरा जो भगवान है वो सच है, बाकी धर्म गलत है, या फिर बाकी धर्मों के जो गॉड भगवान हैं वो फॉल्स हैं। इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए किसी की भी। गांधी जी के विचारों के अनुसार सभी धर्मों की जो सोल है, आत्मा है, वो सेम है, लेकिन कल्चर अलग अलग है, कस्टम्स अलग अलग है, प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं। मतलब सोल के चारों ओर जो कवर है वो अलग अलग है। जो बुद्धिमान पर्सन है, समझदार हैं, वो आत्मा को देखते हैं, ना कि आत्मा के चारों ओर कवर को। यानी वो ये नहीं देखते कि अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे से अलग हैं। वही बात, सभी धर्मों की जो आत्मा है वो सेम है, सभी धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, सच को सामने लाते हैं। और इसके बाद ये देखो, एक कंसेप्ट है इंक्लूसिव मोनोथीज्म का। इंक्लूसिव मोनोथीज्म का कंसेप्ट का ये मानना है कि ये बात सच है, काफ़ी सारे गॉड्स हैं, काफ़ी सारे भगवान हैं, लेकिन सभी जो भगवान हैं वो एक हैं, सभी भगवान जो हैं वो सेम हैं। गांधी जी एग्जाम्पल देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी कहते हैं भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, अल्लाह, रहीम, राम, लेकिन एसेंस सबकी सेम है। यानी सिर्फ ये अलग अलग नाम हैं भगवान के। तो ये कंसेप्ट है इंक्लूसिव मोनोथीज्म का, जो स्वीकार करता है भगवान तो काफ़ी सारे हैं, गॉड्स काफ़ी सारे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो सब सेम हैं, वो एक हैं। इसके बाद दो और पॉइंट्स पे काफ़ी गांधी जी फोकस करते हैं। एक तो देखो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, धर्म के नाम पे निर्दोष लोगों को मारना, पीटना, या फिर मंदिरों को, मस्जिदों को अपवित्र करना, ये एक प्रकार से डिनाइल ऑफ गॉड है। मतलब आप गॉड की एग्जिस्टेंस को अस्वीकार कर रहे हो, मानने से इनकार कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, ये बोलना मेरा जो भगवान है वो सुपीरियर है दूसरे भगवान से, ये सब चीज़ें गलत हैं। जैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, भगवान सबका सेम है, गॉड एक है। और कन्वर्जन मूवमेंट्स की आप शुद्धि कर लो, आप हमारे धर्म में शामिल हो जाओ, ये भी अलग है, ये भी गलत है। बेस्ट जो प्यूरिफिकेशन है वो यही है कि सभी अपने अपने फेद में रह के, अपने अपने धर्म में रह के परफेक्शन की ओर जाएं, क्योंकि सभी धर्मों के बीच एक फंडामेंटल यूनिटी है। इसी सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना जरूरी है। लास्ट में कुछ बेसिक बातें गांधी जी के टॉलरेशन के कंसेप्ट के बारे में भी। टॉलरेशन का देखो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि आपके विचार अगर किसी दूसरे पर्सन के विचारों से अलग हैं तो आप डिफरेंसेस को स्वीकार करते हो, एक्नॉलेज करते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने विचारों को इम्पोज कर देते हो और प्रिजुडाइज हो जाते हो पूरी तरह से उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके विचार आपके विचारों से अलग हैं। तो गांधी जी का जो टॉलरेशन का कंसेप्ट है वो लव पर आधारित है कि वो पर्सन जिनसे आपके विचार मैच नहीं हो रही हैं, उस पर्सन के प्रति लव यानी प्यार, और उसके बाद आप डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करते हो। और आमतौर पर जो टॉलरेशन का कंसेप्ट प्रचलित होता है वो हेट्रेड के आधार पर प्रचलित होता है कि नफरत है दूसरे पर्सन के प्रति, लेकिन फिर भी आप चुप हो, आप स्वीकार कर रहे हो। लेकिन ठीक इसके उलट गांधी जी का जो टॉलरेशन का कंसेप्ट है वो लव पर बेस्ड है, वो हेट्रेड पर बेस्ड नहीं है। तो इस प्रकार से हमने गांधी जी के विचार जाने धर्म के बारे में और टॉलरेशन के बारे में। और अब नेक्स्ट, हमने पहले जो एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि गांधी जी के विचार कितने रेलेवेंट हैं आज के समय में, उस आर्टिकल को हम रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, क्या गांधी के आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं या नहीं? तो देखो, ये पता लगाने के लिए पहले हमें गांधी के कुछ आइडियाज को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में रहते हो तो गांधी के बारे में आपको समय समय पे और जगह जगह पे सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। करेंसी पे गांधी की फोटो है, पॉलिटिशियंस गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और मोरली अपने आप को राइट साबित करने के लिए। जगह जगह पे हमारे देश में चौराहे पे गांधी की प्रतिमा भी आपको लगी दिख जाएगी। लेकिन गांधी के आइडियाज को इनकलकेट नहीं किया जाता, प्रीच नहीं किया जाता पॉलिटिशियंस के द्वारा भी और आम जनता के द्वारा भी। आम जनता को अब यह लगने लगा है कि गांधी के आइडियाज पुराने हो गए हैं और आज के समय के हिसाब से गांधी के आइडियाज रेलेवेंट नहीं हैं।
गांधी के कुछ आइडियाज की हम बात करें तो रिलीजन पे, पॉलिटिक्स में रिलीजन के बारे में गांधी ने क्या कहा। देखो, गांधी ने यह कहा था कि पॉलिटिक्स में रिलीजन होना चाहिए, लेकिन गांधी का मतलब कुछ अलग था। गांधी का मतलब यह था कि हर एक धर्म एथिक्स सिखाता है, अच्छी चीजें सिखाता है, और अगर हर एक धर्म अच्छी चीजें सिखाता है और पॉलिटिक्स में रिलीजन आएगा तो इसका मतलब पॉलिटिक्स में एथिक्स आएगा, पॉलिटिक्स में अच्छी चीजें आएंगी, अच्छा गवर्नेंस चलेगा। लेकिन इस चीज का काफी मिसयूज हुआ। आज पॉलिटिक्स में रिलीजन तो है, लेकिन आज रिलीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने वोट बेस को कंसोलिडेट करने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि यह धर्म सही है और इनडायरेक्टली उस धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे धर्म के नाम पे वोट मांगती है। तो देखो, पॉलिटिक्स में जो धर्म का डिवीजन होता है उससे हमारा समाज भी डिवाइड हो जाता है, और इसीलिए विभिन्न जगहों पे दंगे देखने को मिलते हैं या फिर विभिन्न कम्युनिटीज के बीच में विवाद देखने को मिलता है। गांधी ने यह कहा था कि हर कोई इस संसार में, हर कोई सत्य की तलाश कर रहा है, हर एक जो कल्चर है वो अपने हिसाब से सत्य की तलाश कर रहा है। इसीलिए सभी कल्चर्स अपनी अपनी जगह ठीक है और सभी कल्चर्स के बीच में एक डायलॉग होना चाहिए। अगर देखो, एक कल्चर अपने आप को यह मानने लगे कि मेरा कल्चर सही है और दूसरे कल्चर्स खराब हैं, तो कुछ चीजें उस कल्चर में ऐसी होंगी जो खराब होंगी, लेकिन वो चलती जाएंगी। इसीलिए सभी कल्चर्स को आवश्यकता है कि वो दूसरे कल्चर से जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें सीखें, ताकि कोई कल्चर स्टैग्नेंट होकर ना रह जाए, एक ही जगह पर रुक ना जाए, समय के अनुसार जो बुरी चीजें हैं उस कल्चर में वो ना चलती रहे। इसीलिए सभी कल्चर्स के बीच में एक डायलॉग होना चाहिए। हां, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं। इस बात को समझाने के लिए गांधी ने एक घर का एग्जाम्पल लिया। गांधी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के खिड़की दरवाजे पूरी तरह से सील हों, दूसरों के लिए बंद हों, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा घर जगह को छोड़ के, अपने प्लॉट को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे चला जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, मतलब यह है कि अपने कल्चर को नहीं भूलना है, लेकिन दूसरे कल्चर से अच्छी चीजें भी लेनी है। उसके बाद बारी आती है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप की। गांधी ने कहा जो लोग अमीर हैं, जो लोग कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है, तो उनको यह समझना चाहिए कि वो इस धन के ट्रस्टी हैं। उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए गरीब लोगों के लिए। अपने लिए जितने धन की आवश्यकता है उनको लेना चाहिए, बाकी उनके पास जो एक्स्ट्रा धन है उसका यूज करने चाहिए समाज की भलाई के लिए। देखो, ये प्रिंसिपल आज भी रिलेवेंट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो अपने पैसे को दान दे देते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो गांधी के इसी आइडिया से निकल के आता है। उसके बाद बारी आती है ट्रूथ की। देखो, गांधी ने जो हमने अभी डिस्कस किया, सभी लोग सच की तलाश में हैं। ब्रिटिशर्स केस में उन्होंने ये बात कही थी कि ब्रिटिशर्स से हमें नफरत नहीं करनी है। ब्रिटिशर्स को एक्चुअली सच का पता नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम इंडिया पे राज कर रहे हैं, यही सच है, यही सही है, लेकिन नहीं, ब्रिटिशर्स को सच का नहीं पता था। उन्हें प्यार से समझाया जाएगा, सत्याग्रह के माध्यम से उन्हें सच समझ में आ जाएगा, बाद में वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए गांधी ने कहा कि आप पर्सन से नफरत मत करो, किसी से आप नफरत मत करो, उसके आइडिया से आप नफरत करो। तो यह ट्रूथ की बात थी। वायलेंस की बात आती है। गांधी ने नॉन वायलेंस पे फोकस किया, अहिंसा पे फोकस किया। और गांधी का मतलब वायलेंस से सिर्फ फिजिकल वायलेंस से नहीं था। अगर देखो, आज के समय में हम इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह भी एक तरह का वायलेंस है। हम हमारे मन में किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, किसी के बारे में नफरत रखते हैं, यह भी एक तरह का वायलेंस है। तो गांधी के हिसाब से वायलेंस की डेफिनेशन बहुत बड़ी थी। और नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल नॉन वायलेंस नहीं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो या फिर आप एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि ये नॉन वायलेंस सिर्फ ये है। अगर आप सबको इक्वली प्यार करते हो, सबको रिस्पेक्ट करते हो, तो इस प्रकार के आइडियाज से भी नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जा सकता है। तो नॉन वायलेंस का मतलब गांधी के हिसाब से बहुत ज्यादा ब्रॉड था। उसके बाद बारी आती है डिवीजन ऑफ लेबर की। देखो, वर्ना सिस्टम पे काफी विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी ने वर्ना सिस्टम को सपोर्ट किया। नहीं, गांधी ने सपोर्ट किया डिवीजन ऑफ लेबर को। गांधी ने कहा सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए लेबर का डिवीजन होना चाहिए। एक निश्चित रूप से मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये पर्सन ये काम करेगा, दूसरा पर्सन ये काम करेगा। लेकिन होता क्या है, कई बार कोई पर्टिकुलर लेबर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जैसे फिजिकल लेबर को या फिर जो लोग मजदूरी करते हैं उनको समाज में प्रॉपर रूप से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। तो इसीलिए गांधी ने एक बात कही थी
कि सबको जीवन में कुछ ना कुछ फिजिकल लेबर जरूर करनी चाहिए, कम से कम अपनी रोटी कमाने के लिए। इससे जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी समाज में। होता क्या है, कई बार जो लोग इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लोग ये मानते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग मजदूरी करते हैं उनके काम को ठीक नहीं माना जाता। सभी लेबर इक्वली है, वो भी अपने हिसाब से जो लोग लेबर करते हैं ठीक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम सही है या फिर कोई काम गलत है। इसीलिए गांधी ने वो बात कही थी कि सबको थोड़ा थोड़ा फिजिकल लेबर जरूर करना चाहिए, ताकि उन लोगों की डिग्निटी मेंटेन हो सके जो लोग मजदूरी करते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट था। उसके बाद बारी आती है मीन्स एंड एंड्स की। गांधी का देखो कहना यह था कि आप मीन्स को अच्छा रखो, एंड्स खुद ब खुद अच्छा हो जाएंगे। अगर बीज हमने अच्छे बोए हैं तो पेड़ अच्छा पैदा होगा ही। इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था। नॉन वायलेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था गांधी ने संघर्ष के दौरान, जब आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था उस समय। कुछ लोग कहते थे कि वायलेंस की सहायता से जल्दी से आजादी प्राप्त की जा सकती है, तो गांधी ने यह कहा था कि देखो, हो सकता है कि वायलेंस की सहायता से जल्दी आजादी मिल जाए, लेकिन आजादी के मिलने के बाद जिस भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं उस प्रकार का भारत का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि मीन्स खराब हैं। अगर हमारे मीन्स अच्छे हैं, अगर हमारा तरीका सही है, तो खुद ब खुद हमारा एंड यानी खुद ब खुद हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो मीन्स पे गांधी ने फोकस किया था। हमारा मेथड, हमारा तरीका सही होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा ही। गांधी का यह कहना था। नेक्स्ट आइडिया है स्वराज का। स्वराज से गांधी का मतलब यह था कि हर कोई अपना इंडिपेंडेंट रूलर हो। स्टेट की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। अगर देखो स्टेट की भूमिका बढ़ती है तो कुछ लोग जिनके पास में सत्ता है वो मार्जिनाइज सेक्शन का या फिर दूसरी क्लास के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए गवर्नेंस का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर कोई अपना इंडिपेंडेंट रूलर हो। गांधी ने देखो ओशन वेव्स थ्योरी दी थी। अभी क्या है, हायरार्किकल गवर्नेंस सिस्टम है। नीचे 3 टियर या फिर नीचे जनता, उसके बाद स्टेट्स, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार से हमारा मॉडल है। लेकिन गांधी ने यह कहा कि जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए, ओशन के वेव्स की तरह। लोग एक दूसरे को पावर दें। जैसे आपने पानी का कोई झील हो या फिर पानी की कोई बॉडी हो, आप पत्थर मारते हैं तो वेव्स किस प्रकार से जाती हैं? इस प्रकार से वेव्स जाती हैं। एक वेव दूसरे वेव को धक्का देती है, मतलब धक्का मत मानिए इसको, एक वेव दूसरे वेव को पावर देती है, एनर्जी देती है। उसी प्रकार से ओशन वेव मॉडल में एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंपावर करेगा, पावर देगा। लेकिन हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है, कुछ लोग तो एलिट बन जाते हैं, उनके पास बहुत सारी पावर इकट्ठा हो जाती है और वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अभी देख लीजिए आप, हमारे देश में कुछ लोगों के पास हमेशा पावर रहती है, कोई भी पार्टी की सत्ता हो और उनके पास पावर रहती है और वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए और ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए। यह मॉडल गांधी को पसंद नहीं था। गांधी को स्वराज पसंद था। हर कोई पर्सन अपना खुद पे रूल करे, कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सप्लॉइट ना करे। तो देखो, अब ये सारे आइडियाज हमने डिस्कस किए गांधी के। क्वेश्चन ये उठता है, क्या गांधी के आइडियाज आज भी रिलेवेंट हैं या नहीं? हमारे देश में तो देखो गांधी के आइडियाज को अब कम प्रीच किया जाता है, लेकिन दूसरे देशों में गांधी के आइडियाज का लगातार सम्मान होता जा रहा है। यानी गांधी के आइडियाज के लिए सम्मान बढ़ रहा है दूसरे देशों में, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, दलाई लामा हो या फिर मार्टिन किंग लूथर हो। इन सब ने गांधी के आइडियाज का यूज किया अपने आंदोलन के लिए। इवन अभी जो अरब स्प्रिंग हुई, मिडिल ईस्ट में जो रेवोल्यूशन आई, वहां पे भी गांधी के आइडियाज का यूज किया गया। तो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में गांधी के आइडियाज का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे देश में गांधी के आइडियाज का चलन घट रहा है। लेकिन गांधी के आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं। कैसे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात की, कैसे वो थ्योरी रेलेवेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप के लिए। स्वराज का कंसेप्ट आज भी रेलेवेंट है। अब तो देखो स्टेट के पास बहुत ज्यादा टूल्स हैं। डेटा का आप एग्जांपल ले सकते हो। डेटा की सहायता से किस प्रकार से स्टेट सिटीजन्स को मॉनिटर कर सकता है और उनके डेटा का मिसयूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। तो उस हिसाब से गांधी का जो कंसेप्ट था स्वराज का, हर कोई पर्सन अपना खुद का इंडिपेंडेंट रूलर हो, इस ओशन वेव जो थ्योरी थी वो आज भी रेलेवेंट है। उसके बाद वायलेंस की आप बात कर लीजिए, किसी भी एस्पेक्ट में फिजिकल वायलेंस की आप बात कर लीजिए, विभिन्न देशों में टेररिज्म से किस प्रकार से वायलेंस का यूज किया जा रहा है लोगों को डराने के लिए या फिर सत्ता हथियाने के लिए। तो गांधी का नॉन वायलेंस कंसेप्ट इस एस्पेक्ट में आज भी रिलेवेंट है। आप इन्वायरमेंट के कंसेप्ट में देख लीजिए, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो गांधी का जो कंसेप्ट था कि आप इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान मत पहुंचाइए, बहुत ज्यादा पोल्यूशन मत कीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, वो बात आज भी रिलेवेंट है। उसके बाद आप बात कर लीजिए रिलीजन की, पॉलिटिक्स में रिलीजन की। देखो गांधी का आइडिया बिल्कुल सही था कि पॉलिटिक्स में रिलीजन होना चाहिए। रिलीजन का मतलब गांधी का एथिक्स से था, लेकिन पॉलिटिशियंस ने मिसयूज किया गांधी के इस आइडिया का।
रिलीजन का इस्तेमाल किया गया राजनीति में लोगों को एकजुट करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को डिवाइड करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए। तो गांधी का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन उसे मिसयूज किया गया, इसीलिए वो गलत डायरेक्शन में चला गया। पॉलिटिक्स में धर्म को यूज करने की जो बात थी। उसके बाद कल्चर की आप बात कर लीजिए। अगर देखो हमारे कल्चर ने दूसरे कल्चर से ना सीखा होता तो आज भी हमारे देश में सती प्रथा चल रही होती। हमने दूसरे कल्चर से सीखा किस प्रकार से सती प्रथा गलत है, वुमन के अगेंस्ट में है, तो इसीलिए हमने सती प्रथा को हम हमारे देश से खत्म कर पाए। हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस हैं क्यों हम सती प्रथा को खत्म कर पाए, लेकिन अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर से अच्छी चीजें सीखता है तो वो बिल्कुल सही है, जब तक कि पर्सन अपने कल्चर को पूरी तरह से ना भूले। अपने कल्चर को नहीं भूलना है, लेकिन दूसरे कल्चर से अच्छी चीजें भी सीखनी है। उसके बाद मीन्स एंड एंड्स की बात आती है। वो बात आज भी रिलेवेंट है, वो कंसेप्ट आज भी रिलेवेंट है। गांधी ने कहा था कि आपके मीन्स अच्छे होने चाहिए, एंड्स अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो आज के समय में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के समय पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या फिर किसी दूसरी आइडेंटिटी के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं वोट हासिल करने के लिए। वो ये सोचते हैं कि एक बार इलेक्शन ठीक हो जाए हम बाद में सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्शन तो वो जीत सकते हैं, लेकिन बाद में समाज डिवाइड हो जाता है। जो इंडिया का आइडिया है आप उसे ही अब खराब कर दोगे, फिर बाद में आप क्या इंडिया को ठीक करोगे। तो ये आइडिया जो था गांधी का, मीन सच्चा होना चाहिए। अगर आपको इलेक्शंस जीतने हैं, अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हो, अगर आप समाज के लिए काम करना चाहते हो, तो आपके मीन्स भी सही होने चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, रिजल्ट अपने आप सही आएगा। इस प्रकार से हमने गांधी के विचारों की रेलेवेंस को डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।